में डॉक्टर तौफीक हुसैन, एसोसिएट प्रोफेसर इन हायर एजुकेशन। आज हम मुग़ल सम्राट शाहजहाँ के विषय में चर्चा करेंगे, जिसने लगभग 30 वर्ष है 1628 से 1658 तक मध्यकालीन भारत में शासन किया। और आप जानते हैं कि शाहजहाँ का काल मुग़ल साम्राज्य के वैभव और शक्ति की प्रकाष्ठा का काल था, और इसलिए शाहजहाँ के काल को मुग़ल काल का स्वर्ण काल या गोल्डन जो एज है वो कहा जाता है। शाहजहाँ की जहाँ तक प्रारंभिक जीवन का प्रश्न है, आप जानते हैं कि शाहजहाँ का जन्म है वो 5 फरवरी 1592 को लाहौर में हुआ, और इनके पिता जहांगीर थे, और इनकी जो माता है, इनकी जो मदर है, वो मारवाड़ के शासक जो मोटा राजा उदय सिंह है उसकी पुत्री जगत गोसाई थी। शाहजहाँ के बचपन का नाम खुर्रम था, जैसा आप जानते हैं। जहांगीर के पुत्र थे, और इनका जो विवाह है वो 1612 में आसफ खां की पुत्री अर्जुमन बानो बेगम से होता है, और यही अर्जुमन बानो बेगम है वो बाद में मुमताज़ महल के नाम से है, वो इतिहास में प्रसिद्ध हुई। शाहजहाँ ने जहांगीर के समय के अंदर है वो अनेक महत्वपूर्ण कार्य किए थे। जैसा कि आप जानते हैं, आपने जहांगीर के शासनकाल में पढ़ा कि खुर्रम के या शाहजहाँ के प्रयास से ही है मुग़ल मेवाड़ संधि 1615 में होती है, और मेवाड़ जिसने मुग़लों की अधीनता, अकबर के समय में मुग़लों की अधीनता स्वीकार नहीं की थी, जहांगीर के समय में खुर्रम के प्रयास से है 1615 के अंदर है वो अमर सिंह, वो मुग़ल अधीनता है, अमर सिंह प्रथम मुग़ल अधीनता स्वीकार करने के लिए तैयार हो जाता है, और किस प्रकार 1615 में मुग़ल मेवाड़ जो संधि है वो होती है। ये शाहजहाँ या जिसको खुर्रम हम कहते हैं, इसका जो महत्वपूर्ण कार्य था जहांगीर के शासनकाल में। जहांगीर के शासनकाल में आप देखते हैं कि शाहजहाँ जो 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 दक्षिण की नीति है वो जहांगीर की असफल रहती है, लेकिन आप जानते हैं कि अहमदनगर पर विजय प्राप्त करने के अंदर है वो एक तरह से खुर्रम है वो सफल रहता है। तो जहांगीर की दूसरी जो विजय दक्षिण का जो मलिक अंबर है उसको उसने पराजित तो किया ही था, तो मलिक अंबर की पराजित करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि जो 1623 में है वो जहांगीर के शासनकाल में ही है वो शाहजहाँ ने विद्रोह कर दिया था, और जो शाहजहाँ ने जो विद्रोह कर दिया था उसका जहांगीर ने मावत खां की सहायता से उस विद्रोह का दमन भी कर दिया था, 1626 के अंदर है। लेकिन जो शाहजहाँ ने विद्रोह इसलिए किया था क्योंकि इस समय मुग़ल दरबार के अंदर है वो दो गुट बन जाते हैं। जो एक गुट है वो नूरजहाँ जुनता गुट है, और दूसरा आसफ खां का गुट है। तो जो नूरजहाँ है वो अपने दामाद है वो शहरयार को है वो शासक बनाना चाहती थी, जबकि आसफ खां अपने दामाद है वो खुर्रम या शाहजहाँ को शासक बनाना चाहते थे। जैसा कि आप जानते हैं कि जो शाहजहाँ है उसका जब विद्रोह कर दिया था 1623 में अपने पिता के विरुद्ध, तो शाहजहाँ और जहांगीर के संबंध है वो ख़राब हो जाते हैं। तो जिस समय 1627 में जहांगीर की मृत्यु होती है उस समय शाहजहाँ वो दक्षिण के एक सूबेदार के रूप में नियुक्त होते हैं। तो ऐसी स्थिति के अंदर है उनको राज्यारोहण के लिए आगरा आना होता है। लेकिन इसी बीच क्या होता है कि क्योंकि कोई उत्तराधिकारी उस समय मौजूद नहीं था आगरा के अंदर, तो ऐसी स्थिति के अंदर क्या है कि जो वहाँ अमीर है उन्होंने जो जहांगीर का जो ज्येष्ठ पुत्र खुसरो था उसका लड़का दाबर बख्श है उसको है वो एक तरह से शासक बना देते हैं मुग़ल सम्राट। तो जहांगीर के समय में 4-5 महीने जो मुग़ल सम्राट रहता है, 1627 में मृत्यु होती है, जबकि शाहजहाँ का राज्यारोहण 1628 में होता है। तो 3-4 महीने का जो गैप है उसके बीच में जो दाबर बख्श है जो खुसरो का लड़का था उसको है वो शासक बनाया जाता है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि शाहजहाँ से संबंध अच्छे नहीं थे,
और लेकिन आसफ खां है वो अपने दामाद है वो शाहजहाँ को उत्तराधिकारी बनाना चाहता था खुसरो के स्थान पे। तो ऐसी स्थिति में एक तरह से एक दिखाने के लिए ही है वो दाबर बख्श को एक बार एक कूटनीति के तहत ही है वो दाबर बख्श को दिल्ली का सम्राट बनाया था। और इसी बीच आसफ खां है वो शाहजहाँ को है वो मैसेज भेज देता है और शाहजहाँ आसफ खां को ये आदेश देता है कि वो अपने उसके सभी उत्तराधिकारी उनको उनका दमन कर दे, उनको कत्लेआम कर दे। तो ऐसी स्थिति में आसफ खां है वो शाहजहाँ का आगरा आने से पहले ही उसके सभी उत्तराधिकारियों का है वो दमन कर देता है। और ऐसी स्थिति में बिना किसी विरोध के एक तरह से आसफ खान ने वो विरोध को समाप्त कर दिया था और 24 फरवरी 1628 को आगरा के अंदर है वो शाहजहाँ का राज्यारोहण हो जाता है। तो शाहजहाँ जब राज्यारोहण हो जाता है तो ऐसी स्थिति में शाहजहाँ अपने जो ससुर आसफ खां है जिसकी सहायता से जिसने शाहजहाँ के जो जो प्रतिद्वंदी है उनका खात्मा किया था, तो उसको 8,000 जात और 8,000 सवार दे करके है वो अपना वजीर बना देता है और मावत खां को खानिजहाँ की उपाधि वो प्रदान करता है और 7,000 जात और 7,000 सवार है उसका मनसब देता है। और जो नूरजहाँ थी उसको 2 लाख रुपया वार्षिक पेंशन प्रदान कर दी जाती है और ये पेंशन लेते हुए ही 1645 के अंदर है वो नूरजहाँ की मृत्यु हो जाती है। तो इस तरह से एक प्रारंभिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा शाहजहाँ को, क्योंकि शाहजहाँ का प्रारंभिक जो राज्यारोहण के समय उसको विभिन्न कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, लेकिन अपने ससुर की मदद से वो इन सभी कठिनाइयों का है वो मुकाबला करता है। शाहजहाँ के समय के अंदर है वो अनेक विद्रोह हुए जिसमें एक तरह से शाहजहाँ ने पुर्तगालियों से सिखों से जो संघर्ष किए। इन संघर्ष के अलावा शाहजहाँ के समय में 2 प्रमुख जो विद्रोह हुए उन 2 विद्रोह के अंदर है जो पहला विद्रोह है शाहजहाँ के समय के अंदर है वो 1628 में हुआ। वो खाने जहाँ लोदी का विद्रोह था। एक अफगान सरदार था और इसने दक्षिण का जो गवर्नर था उसने शाहजहाँ के विरुद्ध विद्रोह कर दिया, लेकिन 1628 में विद्रोह किया था। 1631 के अंदर है वो शाहजहाँ खाने जहाँ लोदी के विद्रोह का दमन कर देता। तो आप याद रखें कि खाने जहाँ लोदी का विद्रोह है वो किसके समय में हुआ था? शाहजहाँ के समय में हुआ था, लेकिन शाहजहाँ ने इस विद्रोह को समाप्त कर दिया। दूसरा विद्रोह है वो बुंदेलखंड का विद्रोह था। तो बुंदेलखंड का विद्रोह जैसे आप जानते हैं कि 1628 से 1635 के बीच में होता है। और बुंदेलखंड का जो जो विद्रोह है वो आप जानते हैं कि बुंदेलखंड का जो शासक है वो वीर सिंह बुंदेला था। और जो वीर सिंह बुंदेला है वो किस प्रकार आप जानते हैं कि जहांगीर के इशारे पर है वो अबुल फजल की हत्या है वो भी कर देता है। तो वीर सिंह बुंदेला की मृत्यु के बाद में है जुझार सिंह है वो बुंदेलखंड का है वो शासक बनता है। और ये जुझार सिंह है वो 1628 के अंदर है वो विद्रोह कर देता है, लेकिन शाहजहाँ है बुंदेलखंड के विद्रोह का भी दमन कर देता है 1635 में। तो इस तरह से शाहजहाँ के शासनकाल में खानेजहाँ लोदी का विद्रोह और बुंदेलखंड का विद्रोह, खानेजहाँ लोदी का जो लोदी का विद्रोह और बुंदेलखंड का जो विद्रोह होता है, इन दोनों ही विद्रोह का दमन है वो शाहजहाँ है वो सफलतापूर्वक है वो कर देता है। शाहजहाँ के समय में जो पुर्तगाली है पुर्तगालियों से पहले जैसे आपको ये जानना होगा कि शाहजहाँ दक्षिण के अंदर था और उस समय 1631 के अंदर क्या है कि इनकी जो प्रिय पत्नी थी अर्जुमन बानो बेगम जो आसफ खान की पुत्री थी और शाहजहाँ ने अर्जुमन बानो बेगम को मुमताज़ महल की उपाधि भी दी थी। तो 1631 के अंदर शाहजहाँ सबसे प्रिय पत्नी थी और जैसा कि आप जानते हैं कि 1600 जो जो मुमताज़ बेगम है उसकी 14 संतानें हुई थी जिसकी 7 संतानें की मृत्यु हो चुकी थी, लेकिन 1631 के अंदर प्रसव के दौरान ही मुमताज़ महल है उसकी मृत्यु हो जाती है बुरहानपुर में। तो ऐसी स्थिति के अंदर है वो शाहजहाँ है वो बड़ा दुखी होता है और वो उस समय दक्षिण के अंदर था और दक्षिण के अंदर से वो उत्तर आ जाता है और वहीं उत्तर में आने के पश्चात 1632 से 1652 के बीच में लगभग 20 वर्ष के समय काल के अंदर है वो शाहजहाँ है वो उसकी याद के अंदर है वो मुमताज़ महल है जो आगरा का ताजमहल है उसका निर्माण है वो करवाता है, जिसके बारे में हम शाहजहाँ की स्थापत्य कला में योगदान है उसके विषय में या सांस्कृतिक योगदान है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो मुमताज़ महल को पहले बुरहानपुर में एक बगीचे के अंदर दफनाया गया
और परंतु बाद में उसे आगरा के अंदर जो यमुना नदी के किनारे जो आप ताजमहल बनाया गया है वहाँ इसको दफनाया गया। तो इसके पश्चात वो अपना लगभग 20 वर्ष का समय है वो ताजमहल के निर्माण के अंदर ये वो लगा देता है। सांझा के समय की एक जो महत्वपूर्ण घटना है पुर्तगाली, क्योंकि सांझा के समय के अंदर जैसे पुर्तगाली है उनको बंगाल में वो व्यापार कर रहे थे और बंगाल में हुगली नदी के किनारे पे बस भी गए थे पुर्तगाली। और सांझा के समय में जो बंगाल का गवर्नर था कासिम खां, उसने सांझा को शिकायत की थी कि पुर्तगाली यहाँ उद्दंड मचा रखा है, या जो व्यापार के अंदर बड़ा उद्दंडता करते हैं और वो भारतीय महिलाओं के साथ ज़बरदस्ती विवाह कर रहे हैं और ज़बरदस्ती उनको ईसाई बना रहे हैं। और मुमताज़ महल की जो दो दो दासियाँ हैं उनको भी उन्होंने बंदी बना लिया था और दास व्यापार को भी प्रारंभ कर दिया था। और जो शाही भूमि है, जो सरकारी भूमि है और व्यापार के अंदर लूटमार भी वो कर रहे थे। तो ऐसी स्थिति में जो सांझा है उसने जो 1632 के अंदर एक अभियान चलाया और जो 3-3.5 महीने के घेरे के पश्चात है सांझा ने हुगली पर अधिकार कर लिया और इस प्रकार पुर्तगालियों की शक्ति का है वो दमन कर दिया। तो पुर्तगालियों की शक्ति का दमन करना और हुगली पर अधिकार करना है वो सांझा की महत्वपूर्ण उपलब्धि थी। सांझा के समय में सिखों और मुगलों के बीच में भी संघर्ष चलता है और इस संघर्ष का कोई बहुत बड़ा कारण नहीं था, क्योंकि सांझा के समय में जैसा आप जानते हैं कि 1628 में एक साधारण सी घटना घटी और जिसके कारण से सिखों और सांझा के बीच के अंदर है वो शत्रुता की भावना पैदा हो गई। कि ये घटना ये थी कि अमृतसर के निकट सांझा शिकार करने गया हुआ था और और शिकार करने गया था। तो वहाँ सांझा का जो एक प्रिय बाज था वो उड़ करके वो जो उस समय जो सिखों के गुरु थे, छठे गुरु हरगोविंद के जो खेमे के अंदर वो चला जाता है और सिखों ने उसको पकड़ लिया। और जब सांझा ने उसको अपने बाज को वापस मांगा तो गुरु ने हरगोविंद ने है वो उसको देने से वो मना कर दिया। तो इसके बीच इस कारण से वो झगड़ा है वो हो जाता है। और एक दूसरा कारण एक बार और भी था, एक झगड़े के कई कारण थे, कई बार छोटी छोटी बातों को लेकर के वो झगड़ा हो जाता है। एक बार क्या होता था कि एक जो वृद्धिचंद नामक एक विख्यात डकैत था और जो हरगोविंद जो सिखों के छठे गुरु थे हरगोविंद उसका शिष्य था, वो क्या है कि शाही घुड़साल है सांझा के जो शाही घुड़साल है उसे 2 अच्छे घोड़े चुरा करके वो गुरु को भेंट देता है, हरगोविंद को भेंट कर देता है और गुरु है वो उसको हरगोविंद जी उसको स्वीकार कर लेते हैं। तो ऐसी स्थिति के अंदर है वो सांझा एक मुगल सेना है वो हरगोविंद के विरुद्ध है वो भेजता है। और तो इसके कारण से है वो मुगलों के बीच के अंदर है वो छोटी छोटी बातों को लेकर के ही है वो जब तक हरगोविंद जिंदा रहे 1645 तक उनकी जो मृत्यु नहीं हो जाती है तब तक है सांझा और इनके बीच के अंदर है वो संघर्ष वो चलता रहता है। तो सांझा ने न केवल एक तरह से प्रारंभिक विद्रोह का दमन किया, सिखों का, पुर्तगालियों का या खानेजाल लोदी का या बुंदेलखंड है उसके विद्रोह का दमन किया। अभी तो सांझा ने जो एक तरह से हम कह सकते हैं कि उन्होंने जो अपने साम्राज्य का जो विस्तार ही है वो भी किया। तो जहाँ तक साम्राज्य विस्तार का जो प्रश्न है, सांझा की जो मध्य एशिया की जो नीति है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो सांझा की जो सेंट्रल एशिया है उसके प्रति जो नीति है वो अपने उन सेंट्रल एशिया के जो प्रदेश हैं जिसमें बल्ख है, बदख्शिया है, समरकंद है, तो ये जो 3 प्रदेश थे बल्ख, बदख्शिया और समरकंद जिस पर उनके पूर्वजों का अधिकार रह चुका था और सांझा है का जब राज्यारोहण हुआ तभी से ही उसकी एक हार्दिक इच्छा थी कि वो बल्ख, बदख्शिया और समरकंद को अपना अधिकार करे, क्योंकि ये उसके जो पूर्वज तैमूर लंग है उसके समय से ही है वो उसके राज्य उनके साम्राज्य के अंग रह चुके थे। इसलिए सांझा ये चाहता था कि बल्ख, बदख्शिया और समरकंद है इन पर है वो उसका अधिकार हो, वो मुगल साम्राज्य का अंग बने। तो इसी को मध्य एशिया की नीति है वो कहा जाता है। तो सांझा की जो मध्य एशिया की जो नीति है उसका जो उद्देश्य था, जो ऑब्जेक्टिव था, जो मैंने एक बताया कि उसका एक ऑब्जेक्टिव तो ये था कि बल्ख, बदख्शिया और समरकंद को जिन पर वो अपना वंशानुगत अधिकार मानता था, जो तैमूर के समय से ये प्रदेश उसके राज्य के अंग रह चुके थे और सांझा जब कोरोनेशन हुआ उसका उसी समय से उसकी हार्दिक इच्छा थी कि वो इन प्रदेशों पर अधिकार करे। ये अब्दुल हमीद लाहौरी है वो अपने ग्रंथ पातशाहनामा के इस बात का उल्लेख करता है। सांझा की मृत्यु के बाद मुगल साम्राज्य में इसका दूसरा जो उद्देश्य ये था कि सांझा के समय में
जो सॉरी जो 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 मध्य एशिया की नीति जब बल्क बदख्शिया और समरकंद पर अधिकार करने के पीछे जहांगीर जो शाहजहाँ का जो प्रमुख उद्देश्य ये था कि जहांगीर की जब मृत्यु हो गई तो उसके कारण से है वो कुछ समय के लिए है वो मुगल साम्राज्य में अव्यवस्था फैल गई। और इसका लाभ उठा करके जो बल्क बदख्शिया और जो समरकंद का जो शासक था वो नज़र मोहम्मद था, उसने काबुल पर अधिकार जो करने का प्रयास किया। और इसके लिए है वो नज़र मोहम्मद है वो शाहजहाँ की सहायता मांगता है। इसलिए शाहजहाँ को एक अवसर मिल गया कि वो बल्क बदख्शिया और जो इस पर जो अधिकार है वो कर सके। तो दूसरा उद्देश्य इसका ये था कि जहांगीर की मृत्यु के बाद में जो अव्यवस्था का लाभ उठा करके नज़र मोहम्मद किस प्रकार से इन पर अधिकार करना चाहता था। बल्क बदख्शिया और जो 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 एक तरह से इस पर अधिकार करने का जो उद्देश्य था, समरकंद पर अधिकार करने का एक उद्देश्य ये भी था कि नज़र मोहम्मद के विरुद्ध उसका जो पुत्र है अब्दुल अजीज़ है उसने विद्रोह कर दिया था, और जिसका लाभ उठा करके शाहजहाँ बल्क बदख्शिया और उधर जो समरकंद है उसको जीतना चाहता था। तो ये जो तीन उद्देश्य थे, इन तीन उद्देश्यों को ध्यान में रख करके है वो शाहजहाँ ने मध्य एशिया की अपनी नीति अपनाई। और शाहजहाँ ने मध्य एशिया के विरुद्ध सबसे पहले वो 1646 के अंदर है शाहजादा मुराद और अली मर्दान खां के नेतृत्व के अंदर है एक विशाल सेना वो भेजी, और इस सेना ने बल्क और बदख्शिया को जीत करके है उस पर अधिकार कर लिया, और नज़र मोहम्मद है वो भाग करके वो ईरान है वो चला जाता है। किंतु शाहजादा मुराद जब शाहजहाँ की स्वीकृति लिए बिना ही है वो बल्क और बदख्शिया का प्रशासन कुछ मुगल सेना नायकों को सौंप करके वो वापस काबुल लौट जाता है, वापस आ जाता है। और इसका लाभ उठा करके मध्य एशिया की उज़्बेक जनता है वो अब्दुल अजीज़ के विरुद्ध है के नेतृत्व के अंदर है वो मुग़लों के विरुद्ध है वो बल्क और बदख्शिया पर है वो विद्रोह कर देती है। और जो मुग़लों के लिए बल्क बदख्शिया पर अधिकार बनाए रखना वो अब असंभव हो जाता है विद्रोह के कारण से। बल्क बदख्शिया की जनता ने विद्रोह कर दिया था। तो ऐसी स्थिति में 1647 ईस्वी में शाहजहाँ है वो औरंगजेब को मध्य एशिया का गवर्नर नियुक्त करता है, और औरंगजेब ने बल्क और बदख्शिया पहुँच करके अब्दुल अजीज़ के नेतृत्व में जो उज़्बेक जो सेना है उसको पूरी रूप से पराजित कर दिया। लेकिन फिर भी उज़्बेक है वो गुरिल्ला युद्ध पद्धति, छापा युद्ध नीति के फलस्वरूप मुग़लों के लिए बल्क बदख्शिया पर अधिकार करना है वो असंभव कर दिया था, क्योंकि वो छापा युद्ध परेशान कर रहे थे। तो ऐसी स्थिति में शाहजहाँ से अनुमति लेकर के है वो औरंगजेब वो बल्क बदख्शिया को छोड़ करके वो मुग़ल सेनाओं के साथ है वापस है वो हिंदुस्तान है वो आ जाता है। तो इस प्रकार शाहजहाँ की जो मध्य एशिया की नीति है वो एक प्रकार से असफल रहती है। तो कहने का तात्पर्य है कि शाहजहाँ ने अपने साम्राज्य विस्तार के लिए है वो मध्य एशिया के बल्क बदख्शिया और जो समरकंद है उस पर अधिकार करने का प्रयास किया, और अधिकार कर लिया था। लेकिन औरंगजेब और वो वहाँ की जो बल्क बदख्शिया समरकंद की वहाँ की गरीबी है, वहाँ का एटमॉस्फेयर है, वातावरण है, उस कारण से वो वहाँ कोई रहना नहीं चाहता था। तो ऐसी स्थिति में है जो बल्क बदख्शिया और समरकंद की जो नीति थी शाहजहाँ की, जो हार्दिक इच्छा थी, वो एक प्रकार से असफल रह जाती है, और वो वापस है वो उस पर वो मुग़ल साम्राज्य के हाथ से वो निकल जाते हैं, क्योंकि वापस उज़्बेकों के हाथ के अंदर वो आ जाते हैं। तो ये शाहजहाँ की है वो मध्य एशिया की प्रति है वो नीति है, उसके बारे में हम कह सकते हैं कि शाहजहाँ की जो मध्य एशिया की जो नीति है वो पूर्ण रूप से है वो असफल रहती है। जहाँ तक शाहजहाँ ने जो की दक्षिण नीति है उसकी हम बात करें कि शाहजहाँ के समय के अंदर जो दक्षिण भारत के प्रति शाहजहाँ है वो एक प्रकार से साम्राज्यवादी नीति का अनुसरण करता है। और शाहजहाँ के समय के अंदर एक तो अहमदनगर है, बीजापुर है और गोलकुंडा, वो तीन प्रदेश होते हैं शाहजहाँ के समय के अंदर। अहमदनगर, बीजापुर और जो गोलकुंडा है वो तीन प्रदेश होते हैं। तो शाहजहाँ ने सबसे पहले 1630 के अंदर दक्षिण भारत के राज्यों को जीत लेने के उद्देश्य से है दक्षिण भारत शाहजहाँ पहुँचता है, और जनवरी 1631 में बुरहानपुर में मुमताज़ बेगम की वो एक तरह से समाचार सुनता है, और इस कारण से वापस है वो शाहजहाँ है वो कहाँ जाता है, उत्तरी भारत आ जाता है, क्योंकि जब दक्षिण अभियान में था उसी समय उसको अपनी जो प्रिय बेगम मुमताज़ की मृत्यु का समाचार वो मिलता है। लेकिन फिर भी बाद के अंदर जब उसको दफना दिया जाता है तो उसके बाद में 1637 के अंदर शाहजहाँ है वो वापस दक्षिण भारत है के विरुद्ध से वो सैनिक कार्रवाई करने के उद्देश्य से है वो वापस दक्षिण भारत पहुंचता है, और 1637 में बिना किसी विरोध के
जो शाहजहाँ वो बीजापुर के सुल्तान मोहम्मद आदिल शाह है को अधीनता स्वीकार करने के लिए है वो राजी कर लेता है। और ऐसी स्थिति के अंदर दोनों के बीच के अंदर वो संधि होती है, जिसके अंतर्गत मोहम्मद आदिल शाह शाहजहाँ की अधीनता स्वीकार कर लेता है और उसको 20 लाख रुपए है वो वार्षिक के रूप में शाहजहाँ को देना भी स्वीकार कर लेता है। और बीजापुर, यद्यपि बीजापुर का जो राज्य है वो गोलकुंडा के साथ कोई झगड़ा होता था तो शाहजहाँ की मध्यस्थता के अंदर उसको सुलझाने का प्रयास करेंगे, ये प्रावधान किया गया। तो बीजापुर एक तरह से बीजापुर का जो शासक है वो शाहजहाँ के प्रयास से है वो एक तरह से मोहम्मद आदिल से है वो संधि कर लेता है और एक तरह से मुगलों की अधीनता स्वीकार कर लेता है और मुगलों को 16 लाख रुपए सालाना वार्षिक पेंशन देना भी स्वीकार कर लेता है। इसके पश्चात जो दूसरा जो गोलकुंडा था वो 1637 में शाहजहाँ वो गोलकुंडा के साथ भी गोलकुंडा का जो शासक था अब्दुल कुतुब शाह है उसके साथ भी है वो बिना युद्ध किए ही है वो एक संधि कर लेता है, जिसके अनुसार अब्दुल कुतुब शाह ने मुगलों की अधीनता स्वीकार कर ली और 6 लाख रुपए शाहजहाँ को है वो वार्षिक कर देना वो स्वीकार कर लिया। तो बीजापुर ने अधीनता स्वीकार कर ली, गोलकुंडा ने स्वीकार कर ली और तीसरा जो राज्य था वो अहमदनगर था। तो बीजापुर गोलकुंडा के साथ जो संधि करने के साथ ही क्या होता है कि जो शाहजहाँ वो 1637 में पूरे अहमदनगर राज्य को जीत करके मुगल साम्राज्य में मिला लेता है और इस समय अहमदनगर राज्य के शासन की वास्तविक जो बागडोर है वो शिवाजी के पिताजी और उसके जो प्रसिद्ध मराठा सरदार शाहजी भोसले के पास था। तो इस प्रकार शाहजहाँ की दक्षिण नीति है वो बहुत हद तक सफल रही, जबकि अहमदनगर राज्य का मुगल साम्राज्य में पूर्ण रूप से अहमदनगर साम्राज्य को मुगल साम्राज्य के अंदर मिला लिया गया और बीजापुर और गोलकुंडा राज्यों को अधीनता स्वीकार कराने के लिए बाध्य किया। तो शाहजहाँ की जो दक्षिण नीति है वो काफ़ी हद तक सफल रही, अहमदनगर पर पूरा अधिकार कर लिया और जो बीजापुर और गोलकुंडा है उस पर है वो एक प्रकार से है उस पर जो अधीनता स्वीकार करने के लिए वो राज्य है वो कर लेता है। तो इस प्रकार शाहजहाँ की जो दक्षिण नीति है वो हम कह सकते हैं कि जो मध्य एशिया की नीति तो सफल रही, लेकिन शाहजहाँ की दक्षिण नीति है उसको हम कह सकते हैं कि दक्षिण नीति है वो सफल रही। शाहजहाँ के जो आपको ये भी याद रखना है कि शाहजहाँ की 3 पुत्रियाँ थी, जहाँआरा, रोशनआरा और गोहनआरा, जिसके और शाहजहाँ के 4 पुत्र थे, दारा शिकोह, औरंगजेब, मुराद और शाह शुजा। तो जिसमें शाहजहाँ की सबसे बड़ी पुत्री थी वो जहाँआरा थी और शाहजहाँ का सबसे बड़ा पुत्र था वो दारा शिकोह था। तो दारा शिकोह है उसको जो शाहजहाँ की जब मृत्यु हो जाती है तो ऐसी स्थिति में उत्तराधिकार का संघर्ष चलता है। इनके शाहजहाँ के जो चारों पुत्रों के बीच के अंदर वो उत्तराधिकार का संघर्ष चलता है। तो इस उत्तराधिकार के संघर्ष के अंदर दारा शिकोह को जहाँआरा है उसकी जो बहन है वो उसको सहायता देती है, औरंगजेब का पक्ष है वो रोशनआरा लेती है और मुराद का जो पक्ष है वो गोहनआरा लेती है, जबकि शाह शुजा का कोई भी बहन है वो समर्थन नहीं करती है। तो शाहजहाँ की जो मृत्यु के समय में जैसे आप जानते भी कि दारा शिकोह पंजाब और दिल्ली का गवर्नर था, शाह शुजा वो बंगाल का गवर्नर था, औरंगजेब है वो दक्षिण का गवर्नर था और मुराद है वो गुजरात का गवर्नर था। तो हम अगले व्याख्यान के अंदर है वो शाहजहाँ के जो मृत्यु के पश्चात जो उत्तराधिकार का संघर्ष हुआ और उसके कारण से जो 5 युद्ध हुए, जिसमें बहादुरगढ़ का युद्ध है, धर्मड़ का युद्ध है, सामगढ़ का युद्ध है और जो खजुआव का युद्ध है वो देवराई का युद्ध है। तो हम इन 5 युद्धों के बारे के अंदर हम चर्चा करेंगे और किस प्रकार इन उत्तराधिकार के संघर्ष के अंदर है वो अकबर है वो सफल रहता है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। और उसके बाद में शाहजहाँ की, और हालांकि हमने जहांगीर के भी सांस्कृतिक योगदान की चर्चा नहीं की, वो एक साथ हम करेंगे। उसकी कल्चरल अचीवमेंट है उसके बारे में चर्चा करेंगे। जैसे आप जानते हैं कि शाहजहाँ का काल है, जिस प्रकार जहांगीर का काल है वो मुग़ल चित्रकला का स्वर्णकाल कहलाता है, उसी प्रकार से है वो शाहजहाँ का जो काल है वो मुग़ल स्थापत्य कला का है वो स्वर्णकाल है वो कहलाता है। शाहजहाँ की जो एक विजय है उसके बारे में हमें ये भी ध्यान रखना चाहिए कि जैसे जो कंधार है, कंधार की जो हम विजय की बात करते हैं तो कंधार एक प्रकार से 1622 के अंदर जहांगीर के समय के अंदर जो कंधार है उस पर ईरानियों ने अधिकार कर लिया था और जो इस कंधार को प्रश्न को लेकर के है वो जो एक तरह से खुर्रम ने विद्रोह भी कर दिया था क्योंकि वो कंधार जाने के लिए तैयार नहीं था।
लेकिन सांझा के समय के अंदर है वो जो जहांगीर के समय के अंदर तो 1622 में कंधार पर फारस का अधिकार हो गया था, लेकिन 1628 के अंदर है वो सांझा के समय में है वो कंधार पर है वो पुनः अधिकार है वो कर लिया जाता है, मुगलों ने अधिकार कर लिया। लेकिन 1648 के अंदर पुनः कंधार है वो एक प्रकार से मुगलों के अधिकार से वो निकल जाता है। तो इस प्रकार जो जो कंधार है वो मुगलों के साम्राज्य से है वो एक प्रकार से है वो सांझा के समय के अंदर वो वापस चला जाता है। लेकिन 1653 में दारा शिकोह द्वारा कंधार जीतने का प्रयास किया गया, लेकिन है वो प्रयास है वो असफल रहता है। तो इस प्रकार सांझा के समय में कंधार एक बार पुनः मुगलों को प्राप्त तो हो जाता है, लेकिन वापस है वो निकल जाता है। तो कंधार के बारे में भी आप जानेंगे। एक मीर जुमला के बारे में भी आपको जानना चाहिए कि मीर जुमला जो गोलकुंडा का वजीर था, तो उसने सांझा को है वो कोहिनूर हीरा दिया था, और वो सांझा ने अपने तख्ते ताउस पर वो कोहिनूर हीरा वो लगाया था। तो कोहिनूर हीरा है वो गोलकुंडा के वजीर के द्वारा है वो सांझा को प्रदान किया गया था। तो अगले व्याख्यान के अंदर हम सांझा की जो सांस्कृतिक योगदान है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे, और सांझा के जो पुत्रों के बीच के अंदर है दारा शिकोह, शुजा, औरंगजेब और मुराद के बीच में जो उत्तराधिकार का जो संघर्ष हुआ उसके बारे के अंदर भी हम चर्चा करेंगे। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।